बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैनफ के फंक्शन को। स्कैनफ का जो फंक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है प्रिंटफ के फंक्शन से। प्रिंटफ का फंक्शन हमने पहले देखा था पिछली वीडियो में, इसलिए इससे पहले कि हम जो है ना स्कैनफ के फंक्शन को शुरू करें, मैं 2 मिनट लगाऊंगा इस चीज़ को रिवाइज कराने के लिए कि स्कैन प्रिंटफ के फंक्शन में क्या क्या होता था, क्योंकि उसकी कुछ बेसिक सी फंक्शनैलिटीज जो कि हैं वही स्कैनफ के फंक्शंस में भी मिलती जुलती हैं, और वो अगर आपको समझ आ गया हुआ है तो स्कैनफ का फंक्शन समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो प्रिंटफ के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहली बात हमने देखी थी कि प्रिंटफ जो कि है वो एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे तो फिर फंक्शन जो है, फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि अच्छा फंक्शन क्या होता है। हमने कहा था कि फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि उसको आप कुछ भी इनपुट देते हैं, ठीक है, वो इनपुट लेके वो उसको कुछ प्रोसेसिंग उसके ऊपर करता है, प्रोसेसिंग करके ना एक आउटपुट जनरेट कर देता है। हमने भी ये कहा था यहाँ पे कि भाई हमारा जो कंसर्न है वो इस चीज़ से नहीं है कि ये प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या हो रही है। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि इस फंक्शन को, जिस फंक्शन का नाम जो है उस टाइम पे प्रिंट एफ का फंक्शन था, इस फंक्शन को आपने इनपुट्स क्या देनी है ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि उसके आउटपुट क्या जनरेट होंगे। तो हमने इनपुट के लिए मल्टीपल सिनेरियोज देखे थे, मल्टीपल सिंटैक्सेस देखे थे, उनको हम देख लेते हैं अभी आगे जाके। ठीक है, और फिर आउटपुट जो थी उनकी हमने उस कोड को रन किया था तो हमने देखा था कि उनकी आउटपुट किस तरह से आती थी। तो ये एक सिंटैक्स है प्रिंटफ के फंक्शन का। प्रिंटफ फंक्शन में दो चीज़ें हमने जो है ना इनपुट पे देनी होती थी। इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो हमारे पास होती थी फॉर्मेट का स्पेसिफायर, जिसमें कि हम ये बताते थे कि भाई इनपुट जो है, जो हमने आउटपुट जनरेट करवानी है स्क्रीन पे, वो किस टाइप की होगी। मतलब कि क्या वो टेक्स्ट होगा, या क्या वो जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू होगी, या वो सपोज कोई फ्लोट होगा। इसके अलावा जो है वो वेरिएबल्स अगर हमने प्रिंट कराने होते थे, या हमने टेक्स्ट वो कॉन्स्टेंट्स प्रिंट कराने होते थे वो होते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती थी फॉर्मेट स्पेसिफायर में। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होती थी वो होती थी लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये हमारी सेकंड चीज़ होती थी। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में जो चीज़ हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर में होती थी उसके अगेंस्ट ही कोई चीज़ हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में होती थी। मसलन कि अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के अगेंस्ट जो है ना हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं होते थे, तो आप कह सकते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अब नहीं देते थे, तब भी टेक्स्ट प्रिंट हो जाता था। हमारे पास अगर कोई इंटीजर वेरिएबल आ जाता था, ठीक है, तो इंटीजर के केस में आपको यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता था। सपोज उस वेरिएबल का नाम var1 है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में आप उसकी जगह पे परसेंटेज डी लिख देते थे, तो उसको पता चल जाता कि यहाँ पे आप वेरिएबल 1 को प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी दे सकते होते थे। फिर फ्लोट्स के लिए भी था, फ्लोट के लिए यहाँ पे हम परसेंटेज एफ या परसेंटेज एल एफ लिखते थे, और यहाँ पे जो है ना वो वेरिएबल का नाम लिख देते थे, जो भी वेरिएबल का नाम है, सपोज उसका नाम वेरिएबल नंबर 2 था। तो इस तरीके से जो है ना प्रिंटफ का फंक्शन काम करता था। तो इसकी एक इंतहाई बेसिक सी एग्जांपल, जिसमें कि सिर्फ हम कहते थे कि हमने एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है और कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, या अब कह लें कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है हमने उसको प्रिंट कराना है। तो हम ये कहते थे कि जो सबसे पहले जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके अंदर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि भाई यहाँ पे जो कि है एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमने इधर दो इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये बताना होता था स्ट्रिंग के अंदर कि आपने यहाँ पे प्रिंट क्या कराना है। तो अब हम चूंकि कह रहे थे कि हमने जो प्रिंट कराना है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिख दिया था। ठीक है, और अगले वाला जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट था उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देते थे जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड हमने प्रिंट करानी थी। तो ये करता क्या था, करता जी ये था कि आपके वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, तो वे इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ना, इस वैल्यू को वो इस जगह पे रख के जिधर परसेंटेज डी लिखा है वो प्रिंट कराता था। मसलन सपोज करें कि आपका जो वेरिएबल था वो इधर डिक्लेयर हुआ हुआ था, तो इंट var1 के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू जो है 50 की स्टोर्ड थी। ठीक है, तो अब नीचे जब ना लिखते हैं ना ये स्टेटमेंट के प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने लिखा परसेंटेज डी, और आपने इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया और कॉमा आपने लिख दिया var1। तो आपके var1 में इस टाइम पे जो वैल्यू है वो आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना वो वैल्यू जो स्टोर्ड है वो 50 है। ठीक है, तो var1 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड थी इस टाइम पे जो कि 50 है, इस वाली वैल्यू को वो यहाँ पे प्लेस कर देता था और प्रिंट आ जाता था। तो स्क्रीन पे आपके पास जब आप कोड चलाएंगे तो वो जो ब्लैक सी स्क्रीन आती है यहाँ पे, तो उस पर बस यहाँ पे जो है ना 50 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा था printf का फंक्शन हमारे पास, जिसको हमने बड़ी डिटेल में है उस टाइम पे देखा था। अब ये तो हमने रिवाइज कर लिया, तो अब हम चलते हैं स्कैनफ के फंक्शन की तरफ। तो printf का फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने printf के फंक्शन के लिए कहा था कि printf जो कि है वो एक आउटपुट का फंक्शन है। ठीक है, तो printf का फंक्शन करता क्या था कि आपने कोई भी चीज़ अगर आपके कंप्यूटर ने आपको बतानी होती थी, तो वो
उस टाइम पे आप printf का फंक्शन यूज करते थे। मसलन के आपके कंप्यूटर को आपने दो इनपुट्स दिए हैं 2 और 4, आपने कहा इनका प्रोडक्ट निकालो, तो उसको वो मल्टीप्लाई करेगा 2 और 4 को, इसका प्रोडक्ट होगा 8, ठीक है। अब वो उसने आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट 8 है, तो आप printf का एक फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर आप लिख देंगे कि वैल्यू डिस्प्ले करा दो 8 की, तो वो 8 डिस्प्ले करा देगा। अब जो दूसरी तरफ जब आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था दो तरीके होंगे ना, एक ये होगा कि आपने कंप्यूटर को कुछ बताना है और दूसरा कंप्यूटर ने आपको कुछ बताना है। तो जब कंप्यूटर ने आपको कुछ बताना है तो अपनी आउटपुट डिवाइसेस पे वो डिस्प्ले कर लेता था, तो उसके लिए हम प्रिंटफ यूज कर लेते थे। अब आपने जब कंप्यूटर को कुछ बताना है, तो बेसिकली आपने एक इनपुट देनी है ना उसको, तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे, उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो स्कैन एफ का फंक्शन होगा। स्कैन एफ क्या करेगा, बेसिकली इसके नाम से समझ आ रही है कि ये आपके इनपुट को स्कैन करता है। तो आप अपने कीबोर्ड से कोई भी इनपुट देंगे, ठीक है, ये उस इनपुट को लेगा और कंप्यूटर को दे देगा, और वो उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करनी है वो करके, उसके ऊपर आप जो कोड जो भी प्रोसेसिंग आपका करना चाहता है वो करेंगे आप उसमें, और बाद में आप उसका रिजल्ट जो भी दिखाना है फिर आप प्रिंटफ के फंक्शन से दिखा देंगे। स्कैनफ का फंक्शन का सिंटैक्स जो कि है वो बड़ा सिंपल है, वो भी हम देख लेते हैं। तो उससे पहले आप ये देख लें कि भाई स्कैनफ भी जो कि है वो एक फंक्शन है, जिस तरीके से हमने कहा था कि प्रिंटफ जो कि है वो एक फंक्शन है। तो और ये वाला फंक्शन जो कि है ये इंक्लूडेड है stdio.h की लाइब्रेरी में। अब इस लाइब्रेरी में इंक्लूड होने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोड लिखेंगे जिसके अंदर के स्कैनफ के फंक्शन ने यूज होना है, तो हमें अपने कोड के शुरू में ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी कि हैश इंक्लूड और आगे लाइब्रेरी का नाम जो कि है stdio.h। इससे ये पता चलेगा कि भाई कंपाइलर को कि हम कोई फंक्शन जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस लाइब्रेरी के अंदर जो कि है वो scanf का फंक्शन है, और उस फंक्शन को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से जब भी scanf का फंक्शन को आपने मेन में यूज करना है, आपको ये वाली लाइब्रेरी अपने कोड के स्टार्ट में इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो फंक्शन अगेन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। फंक्शन क्या होता था कि फंक्शन जो क्या है वो कुछ इनपुट लेगा, स्कैनफ का फंक्शन भी जिस तरह प्रिंटफ का फंक्शन लेता था, इस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेंगे और इसके बाद ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इनपुट, अब हमारा सिर्फ इधर मकसद ये है इस सारे फंक्शन को देखने का कि हमने देखना है कि स्कैनफ के फंक्शन को इनपुट किस तरीके से देते हैं। मतलब कि मैं मल्टीपल किस्म की इनपुट्स हो सकती हैं, पहली बात है। एक ये हो सकती है कि मैं कोई ना सिंगल वेरिएबल इनपुट करवाना चाह रहा हूँ यूजर से, तो वो मैं इनपुट किस तरीके से लूंगा। हो सकता है कि मैं मल्टीपल वेरिएबल्स की इनपुट करवाना चाह रहा हूँ यूजर से, तो वो मैं किस तरीके से इनपुट लूंगा। और ये भी हो सकता है कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि सपोज मेरे पास कोई टाइप है कि मैं जो है वो एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ जो कि इंटीजर टाइप की है, तो वो हम किस तरीके से इनपुट लेंगे। अगर हो सकता है कोई इनपुट मैं लेना चाह रहा हूँ जो कि फ्लोट टाइप की है या डबल टाइप की है, वो हम किस तरीके से लेंगे इनपुट। कोई करेक्टर टाइप हो सकता है, मतलब इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो कि हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये वाले इनपुट्स हम यूजर से किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए हम एक सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल सा इसका जेनेरिक फॉर्म है सिंटैक्स की, वो हम देख लेते हैं। तो जेनेरिक फॉर्म बहुत मिलती जुलती है प्रिंटफ के फंक्शन से। जैसे प्रिंटफ के फंक्शन में हम कहते थे कि जो पहली वाली चीज़ है वो हमारे पास होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो इधर भी जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है फंक्शन का वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन होगा इसी तरह के, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो दो इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। और इस वाले के अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर में आपने टाइप ऑफ इनपुट बताना होता है। तो टाइप ऑफ इनपुट सपोज अगर मेरे पास इंटीजर है तो मैं इसमें परसेंटेज डी लिख दूंगा। अगर मेरे पास टाइप ऑफ इनपुट जो है वो फ्लोट है तो मैं इसमें परसेंटेज एफ लिख दूंगा, ठीक है। और अगर वो सपोज कोई डबल वैल्यू है जो कि फ्लोट की एक हायर प्रिसीजन है, तो उसके अंदर मैं परसेंटेज एल एफ लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अब वो अगर एक इनपुट है तो उसके लिए तो ये केस है, अगर मल्टीपल इनपुट्स होंगी तो खैर उसके लिए भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ये है कि जो इनपुट आपने लेनी है ना यूजर से, तो आपने ये तो बता दिया कि इसकी यूजर से जो इनपुट लेनी है उसकी टाइप्स इधर आपने बता दी कि जी ये टाइप इसकी, जैसे मैंने बताया कि ये इंटीजर है। अब आपने उस किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल का नाम जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल में आएगा। तो मैंने अगर सपोज ये जो इनपुट इंटीजर की ली थी इसका मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है इंट var1 के नाम से, तो इसके अंदर मैं स्टोर करा लूंगा। एक और मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने फ्लोट वाले इनपुट लेनी है, तो मैं इसको स्टोर कराऊंगा कि फ्लोट var1 के नाम से मैं एक वेरी इधर लिस्ट ऑफ वेरिएबल बताऊंगा। और अगर एक डबल कराना है तो सपोज उसके लिए मैंने कोई doub var1 के नाम से कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो सिंटेक्स है वो तो खैर सेम ही रहेगा सारों के लिए, कि आपने शुरू में स्कैनफ लिखना है, ओपन ब्रैकेट करनी है, आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, आगे आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल बताए और आगे आपने इसको क्लोज कर दिया। तो खैर ये सब के लिए सेम है, इसी तरह आप सारों के लिए लिख सकते हैं, इस तरह ये एक के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर में एक और चीज़ ये भी होती है
कि चलें ये भी हम पहले देख लें मल्टीपल वेरिएबल किस तरह है, उसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ, अभी ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो पहले सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल इनपुट देख लेते हैं। तो सिंगल वेरिएबल इनपुट में हम देखेंगे कि जब हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है ना, वो आपने इनपुट लेनी है तो वो किस तरीके से होगी। तो आपने देखें यहाँ पे ये बता दिया कि टाइप कौन सी है, तो आपने यहाँ पे टाइप बताई है कि इंटीजर टाइप है, क्योंकि आपने परसेंटेज डी लिखा हुआ है और आपने एक दफ़ा लिखा हुआ है परसेंटेज डी, इसका मतलब है कि आप एक वैल्यू सिर्फ इनपुट लेंगे। दूसरा आपने यहाँ पे जो है वो वेरिएबल का नाम बता दिया। अब वेरिएबल के नाम के साथ एक चीज़ जो बड़ी क्रिटिकल यहाँ पे खैर मैं मिस कर गया हूँ कि यहाँ पे भी ये आनी चाहिए थी, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम में एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, वो यहाँ पे एक लिखा हुआ है एंड का साइन और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। अगर आप एंड का साइन यहाँ पे नहीं डालेंगे तो स्कैनफ का फंक्शन काम नहीं करेगा। अब एंड के साइन को लिखने की एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो स्कैनफ का फंक्शन है ना, वो करता ये है कि आपका जो इनपुट लेता है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता है, ठीक है, ये जो भी वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल जब आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, अगर आप मेमोरी को देखें कंप्यूटर की, तो वो इस तरह से कोई आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होगी, ठीक है। और इस मेमोरी में ना कोई कुछ जगह होंगी, जैसे सपोज इसके पास कोई 4 बाइट्स है ना और ये एक डब्बा 1 बाइट का है, तो इसको ये 4 बाइटें कंप्यूटर में मिली होंगी और लिखा होगा कि ये वाली बाइट्स जो कि हैं ये VAR1 के लिए हैं, ठीक है। तो अब आपका जो कंप्यूटर है ना, जब उसने कोई इनपुट यूजर से लेना है इस जगह पे और उसको स्टोर करवाना है इस वेरिएबल के अंदर, तो उसको ये चाहिए कि भाई मुझे ये बताओ कि मेमोरी में किस एड्रेस के ऊपर जाके ये मैंने वैल्यू स्टोर करानी है। तो अगर इस जगह पे मेमोरी का एड्रेस मैं कहता हूँ 675031 है, ठीक है, तो उसने इस वाले एड्रेस के ऊपर जाके ना अब VAR1 के अंदर जो भी वैल्यू यूजर देगा वो स्टोर करवानी है। तो एंड का जो साइन है ना, ये जो लगा हुआ है एंड का साइन, ये उसको एड्रेस बता देता है कि VAR1 स्टोर्ड कहाँ पे है। तो वो उस जगह पे जाके वैल्यू लिख देता है। मसलन कि अभी आप ये बता रहे हैं उसको, अब जो स्कैन का फंक्शन आप कह रहे हैं कि VAR1 675031 के ऊपर पड़ा हुआ है इस एंड के साइन के साथ। जब आपने एंड VAR1 का आना तो उसने इसका एड्रेस भेज दिया। अब स्कैन का फंक्शन ये करेगा कि जो भी यूजर इनपुट देगा ना, सपोज उसने 50 की इनपुट दी, तो 50 की इनपुट को वो कन्वर्ट करेगा बाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो बाइट्स में जो भी उसकी वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे इन 4 बाइटों के दरमियान में वो लिख देगा LSB से MSB तक, और आपका वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसलिए तो सिंपल इन समरी अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने वेरिएबल स्कैनफ में लिखना है, यहाँ पे आपने एंड का साइन जरूर डालना है, ताकि आप उसको ये बताएं कि आपके वेरिएबल का एड्रेस क्या है, आपका वेरिएबल जो है उसकी मेमोरी में लोकेशन क्या है, किस जगह के ऊपर वो पड़ा हुआ है, ठीक है।